सीटों पर क्लीन स्वीप और बीजेपी सबसे आगे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी हो सकता है कि 1-2 सीट गवा दे, लेकिन वहां पर भी क्लीन स्वीप देती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। यानी कि कहा डेंट और कहा पेंट। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हिंदी बेल्ट में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है अगर एग्जिट पोल को देखें, और उसी तरह का प्रदर्शन कर रही है जिस तरह का प्रदर्शन 2019 में किया था। और इस बार ये लग रहा था कि दिल्ली और हरियाणा में भी कुछ सीटों का लग रहा था नुकसान हो सकता है बीजेपी को, खासतौर से किसान मूवमेंट था और जाट लोगों की नाराजगी थी। और दिल्ली में भी मानते थे कि 1-8 सीट का फर्क पड़ सकता है क्योंकि गठबंधन हो गया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सफलता है, दिल्ली में पूरी सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। तो ये खासतौर से वहां पर उन्होंने टिकट भी बदले कुछ। बीजेपी में अगर आप देखें तो मीनाक्षी लेखी का टिकट उन्होंने चेंज किया और इस तरह से उसका भी फायदा बीजेपी को मिला क्योंकि कुछ सांसदों की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको दूर किया गया। और एक बड़ी दिलचस्प सीट थी मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की। फाइनल रिजल्ट पता नहीं क्या होगा वहां पे, लेकिन उस पर भी निगाहें सबकी लगी हुई थी। पर आपके एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वहां भी बीजेपी जीत रही है, तो दिल्ली में एक बड़ी सफलता है। अभी मुझे नहीं पता उससे लगे हरियाणा में आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है, लेकिन मान सकते हैं कि हरियाणा में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है बीजेपी को। बिल्कुल अरुण जी, आपका क्या कहना है? जिस तरीके से अभी बात की जा रही थी कि दिल्ली में ये लग रहा था कि कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, हरियाणा में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही थी क्योंकि हरियाणा में भी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री में बदलाव कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी समय रहते कदम जरूर उठा लेती है, उसका नुकसान चुनावों में बीजेपी के लिए देखने को नहीं मिलता है। एग्जिट पोल के नतीजे जो हम लोगों ने वहां के लोगों से बातचीत इसके पहले की थी, चुनाव के बीच में की थी, वो और एग्जिट पोल विपरीत दिख रहे हैं। और निश्चित है कि भाजपा को सफलता मिल रही है। जो वहां के लोगों से बातचीत करने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि भाजपा को फायदा होगा। वहां लोगों ने यही बताया कि आम आदमी पार्टी हमारी पहली प्राथमिकता है, फिर कांग्रेस है, भाजपा उनके तीसरे पायदान पर थी। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये भाजपा के लिए शुभ संकेत है। रतनमणि जी, हिंदी बेल्ट जो कि कहा जाता है कि बीजेपी बेहद मजबूत, साउथ पे जाते हैं तो इस बार चमत्कार होने की उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर बीजेपी जहां नुकसान होगा वो कहीं और से उसकी भरपाई कर लेगी। देखिए, जो दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर पिछले कई वर्षों से हर स्टेट में 1 या 2 पार्टीज का ही वर्चस्व रहा है। और खास तौर पे जैसे आंध्र और तेलंगाना में एक ही परिवार के लोगों का शासन रहा है। इसी प्रकार तमिलनाडु में अगर डीएमके की सरकार बनती है तो एक ही परिवार के लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों में हो सकता है कि एक बदलाव की इच्छा आई हो, और जिस तरह से इस कैंपेन को भारतीय जनता पार्टी ने और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार एक तरीके से बनाए रखा और जोर दे के कहा कि अब देश में एक ही परिवार की नहीं बल्कि सारे लोगों के रिप्रेजेंटेशन की सरकार चलनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये बात कहीं न कहीं जरूर लोगों के दिमाग में रजिस्टर की है। और अगर लोगों ने इस बार बदलाव की इच्छा से वोट किया है तो दक्षिण के कम से कम 3 राज्यों में, जिसमें आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक, हालांकि कर्नाटक में बीजेपी की परफॉर्मेंस अभी अच्छी ही रही है पिछले चुनाव तक भी, लेकिन अगर वहां पर ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शायद बीजेपी को सेटबैक हो, अगर सेटबैक नहीं होता है तो ये 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नतीजे लेके आ सकते हैं। तो देखिए, अब क्योंकि अब न्यूज स्टेट के सर्वे में अब बीजेपी को एमपी में 28 सीट का फायदा होता दिख रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। न्यूज स्टेट के सर्वे में बीजेपी को एमपी में 28 सीट का अनुमान, और न्यूज स्टेट के सर्वे में एमपी में कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान। न्यूज स्टेट के सर्वे में एमपी में कांग्रेस को बढ़त नहीं मिल रही है। तो बता दें कि न्यूज स्टेट के सर्वे में मध्य प्रदेश में 28 सीटें बीजेपी जीत रही है, और वहीं कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान, यानी कि कांग्रेस मात्र 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। जो हालत उसकी उत्तर प्रदेश में है वही मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। न्यूज स्टेट के सर्वे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त नहीं मिल रही है। 1 सीट, वो भी छिंदवाड़ा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ की बात करें, 10 सीट मिलने का अनुमान बीजेपी को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 सीट बीजेपी के खाते में। न्यूज स्टेट के सर्वे में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 1 सीट का अनुमान। न्यूज स्टेट के सर्वे में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नुकसान। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी नुकसान, उससे पहले
19 के चुनाव में भी नुकसान और 24 में भी नुकसान। एक सीट जो सर्वे एग्जिट पोल न्यूज स्टेट का बता रहा है 10 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि एक कांग्रेस के खाते में। एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों की बात धीरेन्द्र सर, एक एक सीट कांग्रेस को, बाकी तो बीजेपी के खाते में, जो एग्जिट पोल कह रहा है। देखिए, जिस तरह से एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान भी मुद्दों को लेकर या विधानसभा की तरफ देखें तो साफ तौर पर दिख रहा था कि वहां एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी बेसिकली वहां सीधे तौर पर है। वहां जिस तरह विधानसभा चुनाव में सफाया किया और जिस तरह भूपेश बघेल की चुनाव प्रचार में, ये लगता है कि वो भूपेश बघेल को ओवररेटेड लीडर के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनको बहुत ज्यादा तरजीह दी जा रही थी। अगर आप देखें, आसाम का कभी इंचार्ज बनाया जाता था, कभी कहीं और। वो सिर्फ इसलिए था कि वो पार्टी के लिए जो फंड होता है उसका उस समय सृजन कर रहे थे, या उस सरकार में उन्होंने पूरी कोशिश की कि बीजेपी को वो ओवरशैडो कर सके। जो कांग्रेस का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उससे उलट वो पॉलिटिक्स करते हुए दिख रहे थे। वो ये कोशिश कर रहे थे, जिस तरह के पूरी पार्टी बीजेपी जिस तरह से एक अपनी लाइन बनाकर लीडरशिप, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बुनी जाती है पूरी रणनीति, भूपेश बघेल ने पूरी कोशिश की थी कि इस बार भी और पिछली बार भी, यानी विधानसभा का चुनाव जब हारे तब भी और अब भी ये लग रहा था। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ का नेचुरल पॉलिटिकल पिछले 2-4 चुनाव को देख लेते हैं तो ये देखते हैं कि किस तरह से वहां विधानसभा चुनाव से उलट लोकसभा चुनाव में भी पिछली बार यानी 19 के चुनाव में भी पूरी तरह से बीजेपी को ताकत मिली थी, बीजेपी के पास वोटें थी और सीट थी। उसी तरह से इस बार भी पार्टी ने न केवल विधानसभा साफ किया और एक साए के तौर पर एक नए आदिवासी चेहरे को वहां दिया था, और उसके बाद भूपेश बघेल मात खा गए। और अभी भी उनकी सीट देखना होगा, उनकी सीट का क्या रिजल्ट रहता है, लेकिन वो पूरे तौर पर वहां नहीं थे। जिस तरह का बदलाव मध्य प्रदेश में हुआ तो बहुत सारे लोगों ने ये कहने की कोशिश की कि शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, बहुत बड़ा नुकसान होगा। और एक पूरा खास जो सेक्शन उस तरह से होता है, चूंकि चुनाव में ग्राउंड से अलग रिपोर्ट होती है और ऊपर जो मीडिया के भी एक नए किस्म के मीडिया को आप सृजित होते हुए देखते हैं, जो और अपने आईडीए को ही पूरी जनता का मत बताकर वो बताता है। उस चुनाव से पहले भी आप देखेंगे कहा जा रहा था कि बीजेपी हार रही है और इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, जबकि इतने शानदार बहुमत के साथ बीजेपी वहां पहुंचती है। और जब शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाता है तो उसकी आड़ लेकर यह कोशिश की गई कि बीजेपी हार रही, जबकि मोहन यादव एक नए चेहरे के साथ वहां रखा गया। और एक पार्टी ये कर सकती है, इतना रिस्क ले सकती है नई लीडरशिप को देने के लिए, ये एक नई चीज वहां से दिखाई देती थी। और मुझे लगता है जनता ने उनके इस आइडिया को पसंद किया। और वो जो एक सीट की बात है, जो छिंदवाड़ा का एकदम, अब आप उसको छिंदवाड़ा तक जोड़ेंगे या राघोगढ़ पे ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे तो देखना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां वो एक सीट को भी रख पाएंगे। तो लिहाजा जो बीजेपी का जितने लंबे समय से मध्य प्रदेश की जनता के साथ जिस तरह का रिश्ता है वो कंटिन्यू होता दिखाई दिया। कांग्रेस वहां तमाम कोशिशों और उसके बावजूद मतदाताओं के सर एक सवाल राजकुमार सर से, क्योंकि उन्हें कहीं जाना है। राजकुमार सर, जो अभी ये न्यूज स्टेट का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, उसके मुताबिक कह सकते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, क्योंकि एक तरफ बड़ी दुकान बनाई गई, मोहब्बत की दुकान कही गई, लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहा है। राजकुमार जी, आवाज आ रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। यही सवाल अरविंद जयतिलक जी आपसे। कहावत है ना कि आप फूलों को काट सकते हैं लेकिन बसंत को आने से रोक नहीं सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए 10 सालों तक समर्पित है, वो एक दिन की छुट्टी नहीं लेता है, चाहे वह जो है सैन्य सरोकार का मसला हो, चाहे आर्थिक सरोकार का हो या सामाजिक सरोकार का हो। उसका एक अपना एजेंडा है कि भारत को जो है विकसित राष्ट्र बनाना है। देखिए, एक पूरे चुनाव में जो एक नैरेटिव बनाया गया कि या तो मोदी को हटाना है या तो मोदी को बनाए रखना है। पूरा मतदान जो है इसी रुख पर हुआ और देश की जनता ने साबित किया कि नहीं, मोदी जो है उपयोगी है, इनको बनाए रखना है। और उसी का जो है यह जो है आपको देखने को जो है सर्वेक्षण के तौर पे जो एग्जिट पोल आ रहा है उसको देखने को मिल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऊंची दुकान फीकी पकवान। राहुल गांधी जो है 2004 से संसदीय जीवन शुरू करते हैं और 20 साल के बावजूद भी एक चुनाव जिता पाना उनके लिए मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में चाहे वो मोहब्बत की दुकान सजाए या नफरत के बाजार को खत्म करने का दावा करें,
लेकिन हकीकत क्या है यह देश की जनता अच्छी तरह समझती है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि कई राज्यों में जो है बीजेपी को लेकर के सांसदों को लेकर के एक नाराजगी थी, लेकिन देश की जनता जो है सांसदों को नहीं देखी बल्कि उसने जो है मोदी के नाम पर वोट दिया है और साफ तौर पे ये देश की जनता की पसंद मोदी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस तरह से नैरेटिव फैलाया गया कि संविधान खतरे में है, कभी फिर चुनाव नहीं होगा, फिर जो है ईवीएम का सवाल जो है देखिएगा, हो सकता है कि 4 तारीख को रोना शुरू हो जाए, लेकिन इन सब चीजों से देश की जनता का कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता को जो है डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, हाशिए के लोगों को कपड़ा रोटी मकान चाहिए, तो ये स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री के एजेंडे में है और उसको उन्होंने 10 साल में साबित भी किया है। सवाल उठता है कि आखिर एक नागरिक को जो जिसका संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है, आखिर उसका भी तो अपना एक एजेंडा होता है ना। जब उसका एजेंडा प्रधानमंत्री के एजेंडा से मेल खाता है तो स्वाभाविक रूप से जो है उस पार्टी को जो है जो अपना चाहे संकल्प व्यक्त करे या न करे, लेकिन उसे अपनी सफलता की सिद्धि की तरफ बढ़ना देखने को मिलता है, जैसा कि आज की तारीख में देखा जा रहा है। बेशक जो है जो विपक्ष जो है एक नैरेटिव फैलाने